वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। जीटा लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जीटा लाइव चैनल के ऊपर मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित अपडेट लेके आता रहता हूं। तो उसी के रिगार्डिंग आज फिर आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं, जो कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा आज यानी कि 23 जून 2021 को एक नया आदेश जारी किया गया है। ये आदेश राजस्थान में भर्तियों की चयन प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस आदेश में जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जीटा लाइव चैनल पे आप लोग गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स में ऐसी न्यूज़ को शेयर करें जिससे कि उनको इसके बारे में पता चल सके। तथा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर लाइक करें इसको। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कोई क्वेश्चन है तो भी जरूर लिखें, उनका आंसर देने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं इस आदेश के बारे में। तो इस आदेश के जो पहला यहाँ पे पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि राजस्थान के जो अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में जो भर्ती प्रक्रिया होती है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाती है, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, या फिर कई बार कई डिपार्टमेंट खुद के स्तर पर भर्ती प्रक्रिया करवाते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, बिजली बोर्ड हो गया, ये अपने स्वयं के स्तर पर भर्ती प्रक्रिया करवाता है। राजस्थान में जो डेयरी वाली वैकेंसियां निकली हुई हैं, वो अपने स्तर के ऊपर भर्ती प्रक्रिया करवाता है। तो इन सभी में क्या होता है, अभ्यर्थी को बार बार आवेदन करना पड़ता है, पृथक पृथक आवेदन करना पड़ता है और अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कम करने के लिए यहाँ पे ये आदेश जारी किया गया है। तो अपने यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है इसमें। दूसरी बात यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें कहा गया है कि ये जो आदेश है ये आपका गैर तकनीकी जो पद हैं उनके लिए लागू होगा, यानी कि जो टेक्निकल पोस्ट होती है उनके लिए लागू नहीं होगा। जैसे कि आप लोग कहेंगे आईएन की भर्ती परीक्षा हो गई, जेएन की भर्ती परीक्षा हो गई, बॉयलर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा हो गई, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती परीक्षा हो गई, यानी कि जो भी तकनीकी भर्ती परीक्षा में आते हैं उनके ऊपर ये आदेश लागू नहीं होगा। दूसरी बात है, यहाँ पे जो ये प्रक्रिया की लागू की गई है इसको कहा गया है समान पात्रता परीक्षा, यानी कि सीईटी, कॉमन एग्जिबिलिटी टेस्ट। देखिए इसमें आगे क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसको यहाँ पे पूरा वर्णित करने के लिए इन लोगों ने कुछ पॉइंट बनाए हैं, तो इस पॉइंटों को अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे इन लोगों ने बताया कि ये जो समान पात्रता भर्ती परीक्षा होगी ये किन किन के ऊपर अनिवार्य रूप से लागू होगी। अनिवार्य यानी कि इन भर्तियों में ये आपको जरूर इस भर्ती परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो उन भर्ती प्रक्रियाओं की सूची आपकी यहाँ पे ए और सेकंड नंबर जो आ है हिंदी का, दोनों इनमें यहाँ पे लागू की गई है, जो कि इस पीडीएफ के पेज नंबर 4 पर संलग्न की गई है। आप लोग इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, कोई लाइन अगर मेरे से छूटी हो तो आप लोग वहां से इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि ये कौन कौन सी पोस्ट हैं उनके ऊपर ये लागू होगी। तो देखिए यहाँ पे ये पोस्ट हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि सीईटी आपका 2 चरणों में होगा। यहाँ पे एक होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का, जिसको आप लोग स्नातक लेवल कहते हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीए कर रखा है, चाहे उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, जो भी ग्रेजुएट कहलाते हैं उनके लिए। और दूसरा जो यहाँ पे चरण है वो है आपका 10th+2 लेवल के लिए, यानी कि जिन लोगों ने 12th क्लास पास कर रखी है। तो देखते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल होंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है जिलादार की भर्ती, और ये जिलादार की भर्ती आप लोगों के इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सिंचाई विभाग से संबंधित है। इसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा जूनियर अकाउंटेंट, जो लोग जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ये आपकी सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस की है। ठीक है, इसके अलावा टीआरए की सर्विस हो गई आपकी। इसके बाद में टैक्स असिस्टेंट इसमें शामिल किया गया है, जिसको कर सहायक कहते हैं। ठीक है, जो आरएसएसएमबी बोर्ड के द्वारा आयोजित कराया जाता है, इसके लिए भी आपको इस एग्जाम में बैठना जरूरी होगा। इसके बाद में आप लोग कुछ देखेंगे ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर हो गया, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, और यहाँ पे हो गया इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, जिसकी कुछ दिन पहले ही आपके एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें के लिए भी आपको इस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। इसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लिस्ट में, वुमेन सुपरवाइजर, इसके अलावा सुपरवाइजर, इसके बाद में कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग वाले,
इसके बाद में डिप्टी जेलर हो गया, असिस्टेंट जेलर हो गया। इसके बाद है मोस्ट अवेटेड आपकी वैकेंसी पटवारी, ठीक है। पटवारी के बाद में यहाँ पे है आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आप लोग ग्राम सेवक कहते हो, ठीक है। और अगला है आपका हॉस्टल वार्डन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकंड। तो ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां हैं जिनमें आपको इस भर्ती सीईटी में शामिल होना जरूरी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जो सेकंड यहाँ पे सूची है उसको भी अपना देख लेते हैं। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये है आपके 10th+2 के लिए। तो इसमें जो भर्तियां शामिल हैं वो करी गई हैं आपके लिए लेबोरेटरी इंचार्ज, ठीक है। इसके बाद में फॉरेस्टर, जिसको वन रक्षक आप लोग कहते हो, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। वहां पे ग्रेड सेकंड था, यहाँ पे सिंपल हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट है जो 10th+2 में आता है। इसके अलावा क्लर्क ग्रेड सेकंड, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट, ये सब ना तीनों पोस्टें क्लर्क ही मान सकते हो आप लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनका अलग अलग नाम है, बाकी आप इनको एलडीसी मान सकते हो। ये सारी वैकेंसी आपकी एलडीसी के तहत आती है। और आपका पंचायती राज में जिस पोस्ट का नाम एलडीसी है ये भी इसमें शामिल की गई है। अगला है इसमें जो लास्ट आपकी पोस्ट है वो है आपकी जमादार ग्रेड सेकंड। तो ये पोस्टें हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए, इनके लिए तो सीईटी आपका 100% कंपलसरी है। इसके अलावा इस पीडीएफ में बताया गया है कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो भी इस टेस्ट के आधार पर अगली भर्ती प्रक्रिया को जारी कर सकते हैं, परंतु इनके लिए तो यहाँ पे कंपलसरी है। अब मैं आपको वापस से ले चलता हूँ, इसके कुछ जो और रूल हैं वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आप लोगों ने सूची देख ली कि किन के लिए ये कंपलसरी है। पहला पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से सेकंड पॉइंट पे आपका क्लियर है कि इसके दो स्तर होंगे, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल का और दूसरा आपका 10th+2 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा लेवल का, ठीक है। इसके बाद में सेकंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कौन करेगा? तो इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, ठीक है। अगली लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भर्ती प्रक्रिया है ये वर्ष में सामान्यतः एक बार इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि हर साल सीईटी का एग्जाम होगा। इसके बाद में अगली बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से ये एग्जाम होगा। तो एग्जाम आपका एक चरणीय होगा, यानी कि केवल एक परीक्षा होगी इसमें। बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 यहाँ पे आपके आंसर दिखाई देंगे, आपको उनमें से जो भी राइट आंसर होगा वो वहां पे बताना होगा, यानी कि लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अगली बात करते हैं यहाँ पे, अगली बात इसने कहा है, ये स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, कि जो सीईटी परीक्षा का आयोजन करवाएगा ये आपको जैसा बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, और उसमें यहाँ पे एक इसके लिए अलग से अनुभाग बनाया जाएगा, यानी कि एक अलग से इसका सब डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो इस भर्ती प्रक्रिया को हर साल आयोजित करेगा। ये इसकी होगी, यहाँ पे 3 इसके भी सब डिपार्टमेंट होंगे, एक इसका परीक्षा विभाग होगा, एक इसका अनुसंधान एवं प्रश्न सामग्री विकास होगा, दूसरा समन्वय, यानी कि इन दोनों में जो समन्वय बना के रखे। तो इससे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना समझना है कि भर्ती प्रक्रिया का जो भर्ती प्रक्रिया है इसको संपन्न राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। अगली बात देखते हैं इसमें, देखिए अगली बात है यहाँ पर, इस परीक्षा का जो आयोजन होगा इसमें न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे गए हैं, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं बताए जाएंगे। आप लोग परीक्षा देंगे और आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, बस इतना समझिए। मान लीजिए 100 का ये पेपर होता है, चाहे किसी बच्चे के यहाँ पे 80 मार्क्स आए, चाहे किसी के यहाँ पे 99 मार्क्स आए, चाहे उसके 5 मार्क्स आए, आप लोगों के यहाँ पे केवल मार्क्स बताए जाएंगे कि आपके 80 मार्क्स आए हैं, आपके 99 मार्क्स आए हैं, आपके 5 मार्क्स आए हैं। अगली बात देखिए, ये जो मार्क्स आपके आए हैं ये आपके 3 साल के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। 3 साल के लिए आपके ये मान्य होंगे, 3 साल तक जितनी भी आने वाली भर्ती प्रक्रिया होंगी उसमें आप लोग इसके आधार पर शामिल हो पाएंगे। अगली बात देखिए फिर, देखिए इस भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए कोई मिनिमम आयु निर्धारित नहीं की गई है। आपकी उम्र चाहे कोई भी उम्र हो, आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया में बैठ सकते हैं, और कितनी भी बार आप अंक सुधार करने के लिए भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यानी कि इस साल की भर्ती प्रक्रिया में आपके 80 मार्क्स आए, अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आप अगली साल की भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि अब तक के जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वैलिड स्कोर के, वो यहाँ पर आपके कंसीडर किए जाएंगे आगे वाली भर्ती प्रक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट बात देखिए, अब देखिए यहाँ पे आयु के बारे में इन्होंने क्लियर कर दिया है
कि आयु का जो मैटर है वो आपका उस भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन से संबंधित होगा। अगर आप पटवारी की भर्ती में बैठ रहे हैं तो पटवारी की जो भी उम्र होगी वो उसके हिसाब से डिसाइड की जाएगी। आप विद्युत विभाग की किसी भर्ती में बैठ रहे हैं तो विद्युत विभाग डिसाइड करेगा कि उसका मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। यानी कि सीटी में बैठने के लिए उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है। अगली बात देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं है, अगर आप लोग सीईटी में बैठते हैं तो सीईटी के अंकों के आधार पर आपको कोई भी नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये केवल एक क्वालिफाई है, यानी कि आपको उस भर्ती प्रक्रिया में बैठने के लिए एक केवल बैरियर है। अगर जैसे कि जिन लोगों के पास सीईटी क्लियर नहीं होगा, ठीक है, जो भी वो लोग बताएंगे कि इतने मार्क्स से ऊपर वाले पटवारी भर्ती में बैठ सकते हैं, तो वो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे नहीं है कि किसी बच्चे ने सीईटी में से 100 मार्क्स ले आया या फिर 100 में से 80 मार्क्स ले आया तो उसको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाएगी। यानी कि सीईटी केवल एक क्वालिफाई एग्जाम है, इसके आधार पर आप आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं, बस इसके आधार पर आपको कोई जॉब नहीं दी जाएगी। ठीक है, फाइनल जो मेरिट बनेगी आपकी उस भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। तो मैं आपको, जिन बच्चों को फिर भी नहीं समझ आया, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। इस तरह से समझिए आप बच्चे इसको, सब लोग। जैसे कि आप लोगों ने सीईटी की परीक्षा दी इस साल में, किसी बच्चे के यहाँ पे 80 मार्क्स आए हैं, किसी के यहाँ पे 90 आए हैं, किसी के 50 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब सरकार यहाँ पर जैसे कि पटवारी का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको क्लियर कर देगी कि जिन लोगों के यहाँ पर 40 मार्क्स आए हैं वो लोग पटवारी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये बच्चा पहले से ही बाहर हो जाएगा, ये बच्चा पहले से बाहर होगा। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पटवारी का फॉर्म फिल करेंगे और इन लोगों का यहाँ पे करवाया जाएगा एक नया एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे करवाया जाएगा पटवारी का एक नया एग्जाम और इसमें जो मार्क्स लेके आएंगे उसके आधार पर फिर यहाँ पे मेरिट आपकी बनने वाली है। तो आप लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अभी इन लोगों ने ऐसा नहीं बताया है कि सीईटी में कितने मार्क्स लेने वाले को पटवारी बनाया जाएगा, कितने मार्क्स लाने वाले को पटवारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, वो यहाँ पे समय समय पे ये लोग डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ये लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कितने गुना, जैसे कि मान लो आप लोग 1000 वैकेंसी पटवारी की है तो ये कितने लोगों से एग्जाम दिलवाएंगे, ये भी इन्होंने अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। हो सकता है 10 गुना से एग्जाम दिलवाएं, हो सकता है 100 गुना से एग्जाम दिलवाएं। तो ये लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे और खुद यहाँ पे मार्क्स बताएंगे कि इतने मार्क्स से ज्यादा वाले बच्चे आप लोग पटवारी में अप्लाई कर सकते हो, और फिर उनका आपका पटवारी का एक अलग से एग्जाम होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ये इस पूरी पीडीएफ का सार है जो मैंने आपको मेरे शब्दों में बता दिया है। अगला जो यहाँ पे कुछ बदलाव किया जा रहा है वो किया जा रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का अभी आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर भी आप लोग SSYD से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी सारी डिटेल वहां पे ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके अलावा आरपीएससी ने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से ही लागू कर रखा है, परंतु सरकार अब ये बदलाव करने जा रही है कि जो अलग अलग वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आरपीएससी का अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, RSSMB बोर्ड का अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, और जो मैंने बताया कि कुछ जो निगम और जो बोर्ड हैं वो अपनी भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग एजेंसियों को टेंडर देकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाते हैं, तो उन लोगों को भी अब आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। पूरे राजस्थान में चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, अब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू पूरा डाटा वहां पे चला जाएगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कोई भी बोर्ड या कोई भी निगम काम में ले सकेगा। तो जो लोग RSSMB के फॉर्म अप्लाई करते हैं वो लोग समझ गए होंगे, RSSMB बोर्ड ने स्वयं के लिए तो पहले से ही इसको लागू कर रखा है और आरपीएससी ने भी इसको लागू कर रखा है, परंतु अब पूरे राज्य का एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। ये यहाँ पे 11वां पॉइंट है आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो सीईटी भर्ती परीक्षा होगी इससे संबंधित जितने भी नियम बनेंगे ये आपके कार्मिक विभाग यहाँ पे नियम बनाएगा। RSSMB बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये केवल इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करेगा। इसके संबंधित नियमावली आपका राजस्थान कार्मिक विभाग बनाएगा। अगला देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होगा, सर आपने बार बार पटवारी का एग्जाम्पल देके बताया है, तो मोस्ट अवेटेड चीज आपके लिए 13 नंबर है। 13 नंबर जो है ये आपके लिए क्या कहना चाह रहा है कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिनकी पहले से विज्ञप्ति निकल चुकी है या फिर जो प्रक्रिया में जारी है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। यानी कि पटवारी भर्ती प्रक्रिया आपकी पुराने पैटर्न पर ही जारी रहेगी। आने वाली जो बच्चे कहते हैं ग्राम सेवक आने वाली है उसके ऊपर ये लागू होगा।
ठीक है। जितने भी भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं, जिनके पहले से ही नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उनमें इस सीईटी परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनके आने वाले समय में एग्जाम होंगे और उनकी परीक्षा की तिथियां जारी होंगी, या जिनकी तिथियां जारी हो चुकी हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, आपको एक चीज पहले मैंने आपको बताई थी कि कुछ डिपार्टमेंट हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया था, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, इनके लिए तो ये 100% लागू कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान के कुछ और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, कुछ यहाँ पे सोसाइटी संस्थान है, कुछ यहाँ पे निगम है, जैसे कि राजस्थान विद्युत निगम हो गया, ठीक है, कुछ यहाँ पे बोर्ड हैं, कुछ यहाँ पे बैंक हैं सरकार के, वो भी इस स्कोर का या फिर इस पात्रता परीक्षा का उपयोग कर सकते हैं बच्चों को छांटने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये भी जारी कर दिया गया है कि बाकी डिपार्टमेंट भी आप इस स्कोर कार्ड के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, पर उनके लिए अभी ये यहाँ पे 100% लागू नहीं किया गया है। तो ये आपके लिए एक न्यूज थी आज की, जो मैंने यहाँ पे बताया। फिर भी अगर कोई पॉइंट इसमें छूटा हो या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जीटा लाइव चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसा जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं उस ग्रुप में ऐसी सूचनाएं डाल देता हूं, जिससे आप लोग स्वयं भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं, बार बार वीडियो ना देखना पड़े, और वहां पे इंफॉर्मेशन वीडियो से पहले आती है। ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो ये आपका आज का नोटिफिकेशन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जितने भी डाउट होंगे वो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। डाउट है तो आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं या डाउट हैं वो आपके लिए यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर लिख दें। थैंक यू फ्रेंड्स।